फिनटॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिनटॉक यहाँ होती है फाइनेंस और बिजनेस की बातें। तो मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से, आप लोग जब 17 साल की उम्र में थे तब आप क्या कर रहे थे, या फिर अभी आप 17 साल की उम्र है आपकी, या फिर 17 के आप होने वाले हैं तो आपका क्या प्लान है। रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर और सीईओ, वो जब 17 साल के थे उन्होंने 5,000 करोड़ की कंपनी बना ली थी। दरअसल दोस्तों 1993 में उड़ीसा में जन्मे रितेश अग्रवाल बचपन से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। वो स्कूल में जब पढ़ा करते थे, अपने क्लास में पढ़ा करते थे, तब कोई उनसे पूछता था क्या बनना है, तो रितेश अग्रवाल हमेशा से कहते थे मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। जब उनके क्लासमेट्स को यही नहीं पता था कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, तब रितेश अग्रवाल सपना देख के बैठे थे एंटरप्रेन्योर बनने की। 12th पास करने के बाद कई सारे कॉलेजेस में रितेश अग्रवाल ने एडमिशन भी लिया। वो लंदन भी गए पढ़ने के लिए, पर पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। वो सारा दिन बस एंटरप्रेन्योर बनने की ही सोचते रहते थे। जहाँ पर भी एंटरप्रेन्योर समिट हुआ करता था, रितेश अग्रवाल भाग के वहाँ पे पहुँच जाते थे। एंटरप्रेन्योर समिट ज्वाइन करने के लिए रितेश अग्रवाल को हर जगह पे ट्रैवल भी करना पड़ता था, और ट्रैवल करते समय जो होटल का एक्सपीरियंस होता था रितेश अग्रवाल का, वो बहुत ही ख़राब होता था। रितेश अग्रवाल उस समय जब वो तो छोटे थे, उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि वो किसी बड़े होटल में जाके रुके। वो छोटे मोटे होटल चुनते थे और वहाँ पर जाके वो रहते थे। पर कम पैसों वाले जो लो बजट होटल्स थे, उनका अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। बेडशीट गंदी होती थी, बाथरूम साफ़ नहीं होते थे, उनका चेक इन चेकआउट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था। तो रितेश अग्रवाल बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। एक होटल बुक करना, होटल में जाना रहना उनके लिए बहुत ही बुरा टास्क हुआ करता था। तब रितेश अग्रवाल ने फैसला किया कि मैं इसको चेंज करूँगा, मैं इसको बदलूँगा। तब उन्होंने शुरू किया ओयो। रितेश अग्रवाल गुड़गांव के एक छोटे से होटल में 15-20 रूम के होटल में गए। वहाँ पे जाके उसके ओनर से बोला कि एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपका जितना भी होटल है, यहाँ पे कोई आता तो है नहीं, कोई रुकता तो है नहीं, तो मैं आपके लिए क्लाइंट्स लेके आऊँगा जो कि आपके होटल के रूम्स में रुकेंगे। बस आपको थोड़ा कमीशन मुझे देना होगा। जो होटल के मालिक थे उसने रितेश अग्रवाल से कहा कि मैं इतने सालों से होटल इंडस्ट्री में हूँ, होटल चला रहा हूँ, जब मैं ही नहीं चला पा रहा तो भाई तू तो बच्चा है, तू क्या होटल इंडस्ट्री को जानता है और क्या होटल इंडस्ट्री चलाएगा। तो रितेश अग्रवाल ने कहा कि आप टेंशन मत लो, आपका लॉस नहीं होगा, लॉस हुआ तो वो मेरा और प्रॉफिट हुआ तो हम दोनों बांट लेंगे। तो जो होटल ओनर है उसके लिए तो विन विन सिचुएशन थी। अगर कोई नहीं आया तो होटल वाले का जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, और अगर ले आया, अगर रितेश अग्रवाल क्लाइंट्स ले आया, जो भी लोग हैं उनको ले आया रूम में रहने के लिए, तो प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो जो होटल ओनर है वो मान गया। अब दोस्तों क्या हुआ, रितेश अग्रवाल गए दिल्ली के सदर बाज़ार, जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती है, बढ़िया चीज़ें मिलती है। सदर बाज़ार में जाके रितेश अग्रवाल ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, जैसे कि बेडशीट लाना और रूम में अलग अलग चीज़ें रखना। मतलब कि पूरे कमरे को उन्होंने इम्प्रूव कर दिया, बढ़िया एकदम 3 स्टार 4 स्टार की तरह बना लिया। सस्ते सस्ते सामान यूज़ किए, पर एकदम 3 स्टार 4 स्टार सामान पर एकदम 3 स्टार 4 स्टार होटल की तरह रूम को बना लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। उनका पहला जो फोकस था वो था साफ़ सुथरा बनाना है, स्पेशली बाथरूम जो है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर आता है वो सबसे पहले बाथरूम चेक करता है कि इस होटल का, इस रूम का बाथरूम सही है कि नहीं। तो बाथरूम एकदम चकाचक बनाया, रूम बिल्कुल चकाचक बनाया, बिल्कुल स्टाइल से सजा दिया, एकदम बेडशीट बढ़िया लगा के, पिलो विलो लगा के, एकदम लैम्प वैम्प लगा के, सब टीवी वीवी सब कुछ एकदम बढ़िया, सब कुछ टिप टॉप किया। उसके बाद जो कस्टमर्स आ रहे थे उस होटल में, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो रहा था। उनको देखा देखी जो बाकी के होटल से आसपास के, वो भी रितेश अग्रवाल से कांटेक्ट करने लगे और रितेश अग्रवाल उनके साथ भी काम करने लगे। दरअसल दोस्तों होटल इंडस्ट्री जो थी वो फोकस थी बड़े बड़े होटल्स में, जैसे कि ताज हो गया, ले मेरिडियन हो गया, ओबरॉयज हो गया, जिनके 100 से भी ज़्यादा रूम हुआ करते थे। पर इंडिया की सच्चाई है कि 95% वैसे होटल है जिनके रूम साइज़ 25-30 के करीब होता है, यानी छोटे छोटे होटल्स। उन पे कोई ज़्यादा फोकस नहीं करता। आपको उन होटल्स का नाम भी नहीं पता होगा, आपके पास ही कोई 25-30 कमरों का होटल होगा पर आपको पता नहीं होगा। हमको सिर्फ पता है ताज, ओबरॉय, ली मेरिडियन, हायत। और ये जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाने में 125 से 130 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। 3 स्टार 4 स्टार होटल बनाने में आपके 80-90 करोड़ खर्च हो जाते हैं, पर वो ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम आता है, ना के बराबर आता है।
इसलिए रितेश अग्रवाल ने छोटे छोटे होटल्स पे फोकस किया, उनको ब्रांड बनाने पे फोकस किया। मान लीजिए कि ये छोटे होटल वाले, ये 15-20 रूम वाले होटल वाले, ये 8-10 करोड़ में अपना होटल बना लेते हैं और रितेश अग्रवाल खाली 4-5 लाख खर्चा करके उन होटल के रूम्स को चकाचक बना देते हैं। तो रितेश अग्रवाल ने फैसला किया कि जो भी छोटे छोटे होटल्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो उनके पास जाएंगे, उनके होटल्स को वो बढ़िया बनाएंगे और दोस्तों जो क्लाइंट, जो कस्टमर है, उनको उनके होटल तक लेके आएंगे, यानी बहुत कम पैसों में 1000-2000 की रेंज में 5 स्टार वाला फील देंगे। ये बोला जाता है कि रितेश अग्रवाल जब अकेले काम करते थे, जब उन्होंने कोई स्टाफ नहीं रखा था, तो बाथरूम से लेके बेडशीट तक सब रितेश अग्रवाल ने अकेले ही साफ किया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि ओयो जैसे जैसे बढ़ता गया, ओयो जैसे जैसे बहुत सारे होटल्स में फैलता गया, रितेश अग्रवाल ने ऐप भी बना ली और इस ऐप के थ्रू आप डायरेक्ट अपने फ़ोन से ओयो के रूम देख सकते हो और उसको बुक भी कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे ही बिजनेस आगे बढ़ा, रितेश अग्रवाल और ज़्यादा एग्रेसिवली सारे जितने भी छोटे छोटे होटल्स थे उनके साथ पार्टनरशिप करने लगे। पर दोस्तों उनको उनके नाम की जगह ओयो का नाम यूज़ करना था। उनके जो भी बिल्डिंग है उसके बाहर बड़ा बड़ा लिखना था कि ये ओयो का होटल है। यानी कि दोस्तों एक पूरा ब्रांड बन चुका था ओयो। आप जैसे कोई भी होटल है, 10 होटल है वहाँ पे, आप उस होटल के नाम से उस होटल को नहीं जानोगे, आप जानोगे ये ओयो का होटल है, यानी कि अंदर से इसके रूम्स जो है वो अच्छा ही होगा। मैं भी दोस्तों जब कहीं बाहर ट्रैवल करने जाता हूँ तो मैं भी ओयो के ऐप से ओयो के रूम से बुक करता हूँ, क्योंकि मैं श्योर रहता हूँ कि ओयो का रूम है तो बढ़िया ही होगा, हर फैसिलिटी मेरे को वहाँ पे अच्छी ही मिलेगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ओयो एक यकीन में तब्दील हो गया कस्टमर के लिए। ओयो लग्जरी का प्रतीक हो गया और होटल इंडस्ट्री को भी ओयो से प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि कस्टमर अब बड़े होटल्स को छोड़ के ओयो में आने लगे थे। धीरे धीरे करके ओयो दुनिया का 3rd सबसे बड़ा होटल चेन बन गया और खाली इंडिया में नहीं, चाइना समेत कम से कम 15 देशों में अभी ओयो ऑपरेट करता है और 10,000 से भी ज़्यादा होटल्स के साथ टाई अप है। ओयो के पास आज इतने रूम्स है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना कि ताज, हायत, ओबरॉय, रेडिसन या फिर ले मेरिडियन के पास भी नहीं है। ओयो जब किसी होटल को टेक ओवर करता है, यानी वो होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो वहाँ की स्टाफ की ट्रेनिंग कराना, वहाँ के बाथरूम से लेके किचन से लेके हर चीज़ को मैनेज करता है ओयो। ओयो हर 6 होटल के ऊपर अपना एक मैनेजर रखता है जो कि हफ्ते में 1 दिन 1 होटल में जाता है, यानी 6 दिन 6 होटल में जाता है और पूरा चेकअप पूरा करता है कि ये जो होटल है ये ओयो के बराबर, मतलब ये ओयो के स्टैंडर्ड वाला है कि नहीं है, और अगर कुछ कमी होती है तो उस दिन ही उसको ठीक करता है। हर 6 होटल के ऊपर एक मैनेजर रखता है ओयो। यहाँ तक कि जब ओयो को स्किल्ड स्टाफ मिलना बंद हो गए तो ओयो ने अपना ओयो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, जहाँ से ओयो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करके होटल्स में नौकरी दिलाता है। पर दोस्तों ओयो का बिजनेस मॉडल भी धीरे धीरे बदलता रहा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जैसा बिजनेस मॉडल था अब भी ओयो का बिजनेस मॉडल वैसा ही है। अभी जो ओयो है वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी काम करने लगा है। यानी कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि ओयो से आपने कुछ होटल बुक किया और होटल में जाके वो जो होटल वाला जो रिसेप्शन में बैठा है उसने बोला कि नहीं, कोई बुक नहीं हुआ, होटल खाली नहीं है, रूम खाली नहीं है, तो उसकी बहुत समस्या आने लगी थी। तो ओयो ने क्या किया, पूरा का पूरा होटल ही ले लिया। जैसे कि दोस्तों ओयो किसी भी होटल से अगर टाई अप करता है तो अपना नाम ब्रांड तो देता ही है, अब स्टाफ वगैरह भी ओयो अपना खुद का ही देने लगा ताकि ओयो हर चीज़ ट्रैक कर सके। उसके साथ कोई धोखाधड़ी, यानी होटल ओनर कभी कोई धोखाधड़ी ना कर पाए, इसलिए अपनी स्टाफिंग भी ओयो खुद ही रखने लगा। तो दोस्तों आज ओयो एक भरोसे का नाम है, एक विश्वास का नाम है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी शहर, छोटे से छोटे शहर में भी चले जाओ, आपको ओयो ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ओयो के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, फाइनेंस और बिजनेस की बातें करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।